नमस्कार। चार बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। आज हम आपको बताएंगे चार बड़ी खबर और आपको बता दें कि क्या कुछ होंगी चार बड़ी खबरें। पहली बड़ी खबर होंगी, आज शाहजहांपुर के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। देश के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का करेंगे शिलान्यास। हवाई पट्टी की भी देंगे सौगात। और दूसरी बड़ी खबर होगी, नए सीडीएस की नियुक्ति सरकार ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। तीनों सेना के वरिष्ठ कमांडर की समिति इस पर विचार कर रही है। सेना प्रमुख जनरल नरवणे रेस में सबसे आगे हैं। और तीसरी बड़ी खबर होगी, चुनाव आते ही राहुल को याद आया घर। राहुल गांधी आज अमेठी दौरे पर 5 किलोमीटर लंबी करेंगे पदयात्रा। यूपी प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा भी रहेंगी साथ में। और चौथी बड़ी खबर रहेगी, त्रिस्तरीय पंचायतों में ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों पर नहीं होंगे चुनाव। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक्शन, राज्य निर्वाचन आयोग ने लगाई रोक। तो ये चार प्रमुख बड़ी खबरें रहेंगी जिस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए विस्तार से पहली बड़ी खबर पर चर्चा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री जिले में बनने वाली हवाई पट्टी का भी शिलान्यास करेंगे। आपको बता दें कि मेरठ से प्रयागराज तक जाने वाला गंगा एक्सप्रेसवे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, जो कि 36,200 करोड़ की लागत से बन रहा है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी रौजा के रेलवे मैदान में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस जनसभा में लगभग 2 लाख लोगों की भीड़ जुटने का अनुमान लगाया जा रहा है। आसपास के जिलों से भी तमाम लोग इस जनसभा में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगी। वहीं मोदी की जनसभा में सुरक्षा व्यवस्था के लिए हजारों की संख्या में पुलिसकर्मियों और आला अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पीएम नरेंद्र मोदी शाहजहांपुर वासियों को करोड़ों रुपए की सौगात भी देंगे। तो आपको बता दें कि शाहजहांपुर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा होगी और इस जनसभा में 2 लाख लोगों को जुटाने की लक्ष्य रखा गया है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि यहां से इस जनसभा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करोड़ों की सौगात देंगे और गंगा एक्सप्रेसवे का शुभारंभ भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाहजहांपुर में। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं यूपी एडिटर अखिल सिद्दीकी। अखिल, शाहजहांपुर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होगी, क्या कुछ खास घोषणाएं कर सकते हैं, क्या कुछ खास बातें कर सकते हैं अपने संबोधन में? बाकी तो देखिए आज कहीं ना कहीं की उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से लेकर पश्चिमी यूपी को आज गंगा एक्सप्रेस का बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। देखा जाए तो तकरीबन 1 बजे वो पहुंचेंगे और यहाँ पर वो 36,200 करोड़ रुपए की से निर्मित होने वाली जो गंगा एक्सप्रेस है इसका आधारशिला रखेंगे। इस दौरान देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे और उसके साथ साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी रहेंगी। तमाम मंत्री भी इस मंच में मौजूद रहेंगे। हालांकि देखिए चुनाव बहुत करीब है, ऐसे में बड़ी सौगातें देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और पूरी तरीके से देखिए फोकस जो है वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है और उनको ये सभी राजनीतिक दल को भी पता है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो या विपक्षी दल हो, कि अगर हम उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं जिस तरीके से मजबूती से रहेंगे, जिसकी सत्ता रहेगी, तो उसका मैसेज पूरे देश में जाता है। तो इस बार पूरी फोकस भी देखा जाए तो प्रधानमंत्री खुद उत्तर प्रदेश में कर रखे हैं। हालांकि देखिए तमाम जिस जिस मंच में जा रहे हैं, जिस जिले में उनकी जनसभाएं हो रही हैं, वहां बड़ी सौगात देते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ भी 36,200 करोड़ रुपए की लागत से जो गंगा एक्सप्रेस की आधारशिला रख रहे हैं। इसके साथ साथ केंद्र सरकार की जो तमाम बड़ी घोषणाएं हैं वो भी इस मंच से आज उम्मीद है उत्तर प्रदेश के लोगों को कि बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। हालांकि देखने वाली बात होगी क्या कुछ खास रहेगा उनके संबोधन में, क्या कुछ बड़ी सौगातें आज उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर यानी पश्चिमी यूपी को क्या दे सकते हैं वो देंगे। और इस दौरान मुख्यमंत्री भी रहेंगे। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तमाम जो योजना है उसको धरातल पर उतारने का काम मुख्यमंत्री खुद कर रहे हैं। उसकी समीक्षा भी करते हैं कि धरातल पर कौन सी योजना उतरी है, कहां तक पहुंची और इसका लाभ कितने प्रदेशवासियों को मिला है। क्योंकि सबको पता है कि अगर मुख्यमंत्री इस बात को लेकर गंभीरता से लेते हैं और जिसके अधिकारियों की लापरवाही होती है सरकार भी लगाते हैं, कार्रवाई भी होती है। लोगों को पता है कि जब फायदा पहुंचेगा तो ही आसानी, चुनाव में भी आसानी होगी और सरकार रिटर्न करने में भी आसानी होगी। तो ऐसे में देखना कि प्रधानमंत्री का पश्चिमी यूपी के लिए
शाहजहांपुर के लोगों के लिए क्या कुछ और इसके अलावा क्या खास होगा, ये अभी कुछ देर के बाद यानी 1 बजे तकरीबन जब वो पहुंचेंगे और 1:30 बजे जब मंच को साझा करेंगे, संबोधन करेंगे, तो उनकी सबकी निगाहें इस पर टिकी रहेगी कि क्या कुछ खास योजनाओं का घोषणा यहाँ पे इस मंच से करते हैं। जी, प्रदेश बीजेपी की तरफ से 2 लाख लोगों को इस जनसभा में लाने का लक्ष्य रखा गया है। कितना आसान या मुश्किल है ये लक्ष्य, इसको पूरा करना? देखिए, ये देखने को मिल रहा है, जैसे हम बलरामपुर की जनसभा को देखें तो पूरे देवीपाटन में भी काफी ज्यादा संख्या में भारी भीड़ आई थी। हालांकि देखिए, अभी किसी का टिकट फाइनल इसलिए नहीं किया गया है कि चाहे जितनी भी प्रधानमंत्री के आचार संहिता लगने से पहले जो भी जनसभाएं हो रही है उसमें सभी विधायकों को भी और सांसद, मौजूदा सांसद, पूर्व विधायक और जिन लोगों ने टिकट के दावेदार किया उनको भीड़ लाने की जिम्मेदारी दी गई है। बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को, पार्टी के संगठन के लोगों को भी आमंत्रित किया जा रहा है। हालांकि भीड़ दिख भी नहीं है, ऐसा नहीं कि उसे नजरअंदाज किया जा सकता है। इस जो रजवाइश में विपक्ष भी पीछे नहीं है, विपक्ष भी अपनी ताकत को दिखाने के लिए हर जगह रैली कर रही है और भीड़ इकट्ठा कर रही है। बिल्कुल अखिल, तो लेकिन ये भीड़ बीजेपी पदाधिकारियों की इसका जिम्मेदारी दी गई है कि जो लक्ष्य है 2 लाख लोगों को इस जनसभा में शामिल करने का, वो लक्ष्य पूरा किया जाए। और ये जो प्रधानमंत्री की जनसभा है, ये बड़ी पैमाने पर एक मजबूती रूप से एक जो शुरुआत है प्रधानमंत्री की रैली की, चुनावी शुरुआत है, बड़ी बेहतर तरीके से हो और इसका एक मैसेज बहुत अच्छा जाए। अखिल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और दूसरी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सरकार ने अगले प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है। तीनों सेनाओं से मिली सिफारिशों के आधार पर नामों की सूची मंजूरी के लिए शीघ्र ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सौंपी जाएगी। अधिकारियों ने यह जानकारी दी कि सरकार जनरल बिपिन रावत के उत्तराधिकारी का चयन करने के लिए थल सेना, नौसेना और वायुसेना के वरिष्ठ कमांडर की सदस्यता वाली एक समिति को अंतिम रूप दे रही है। जनरल रावत ने भारत के प्रथम सीडीएस का पदभार पिछले साल 1 जनवरी को संभाला था। सीडीएस रक्षा मंत्रालय में सैन्य मामले विभाग, डीएमए के सचिव और रक्षा मंत्री के प्रधान सलाहकार भी होते हैं। समझा जाता है कि थल सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे के संपूर्ण अभिनव पर विचार करते हुए उन्हें इस शीर्ष पद पर नियुक्ति देने की प्रबल संभावना है। वो अगले साल अप्रैल में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल वीआर चौधरी और नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने अपना अपना पदभार 30 सितंबर और 30 नवंबर को संभाला था। थल सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती और उत्तरी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी थल सेना प्रमुख पद के लिए दौड़ में आगे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मोहंती और लेफ्टिनेंट जनरल जोशी एक ही बैच के हैं तथा वो जनरल नरवणे के बाद वरिष्ठतम कमांडर हैं। वो दोनों 31 जनवरी को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश अखिल से। अखिलेश जी, जिस तरह से जनरल बिपिन रावत के बाद, सीडीएस बिपिन रावत के बाद अब एक नए सीडीएस की यहाँ पर चर्चा जोरों से चल रही है, तो किनका नाम सबसे ज्यादा प्रमुख तौर पर सामने आ रहा है? देखिए, ये जो मीडिया में खबरें आ रही है, एक तरह से समझिए कि रक्षा सूत्रों के हवाले से, उसमें 3-4 नामों की सूची में नाम बताया जा रहा है। हालांकि जो 2-3 नाम है, उस नामों में समझिए कि नरवणे जी का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। उसमें ये भी खबर आ रही है कि तीनों सेनाओं की तरफ से जो कमेटी निर्धारित है सीडीएस की नियुक्ति के लिए, उस कमेटी ने करीब 3-4 नामों की एक सूची बनाई है और जल्द ही वह सूची जो है समझिए कि डिफेंस मिनिस्टर को सौंपी जानी है। डिफेंस मिनिस्टर इसके बाद क्या होगा कि उस सूची को अपना अध्ययन करके फिर वो जो है कैबिनेट के पास भेजेंगे। कैबिनेट को फिर उस पर अंतिम तरह से मुहर लगाना है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है, लेकिन एक चीज और है कि उस सूची में जो सबसे आगे जो नाम चल रहा है उसमें नरवणे जी का ही है। नरवणे जी मौजूदा अभी जो है थल सेना अध्यक्ष है। और लेकिन उसमें सबसे चीज, एक महत्वपूर्ण चीज है कि नरवणे जी को जनवरी महीना में, लास्ट जनवरी में उनको जो है समझिए रिटायरमेंट भी उनका है। तो सरकार के साथ एक और चुनौती है कि थल सेना अध्यक्ष की भी नियुक्ति उनको करनी होगी। इसके बाद सीडीएस, उसके बाद क्या होगा जनवरी के बाद। तो ये तमाम चीजों पर हमको लगता है कि इस पर जो है जांच चल रही है और उसको लेकर जो है सरकार अंतिम रूप से क्या निर्णय लेगी ये भी देखना होगा। लेकिन नरवणे जी को लेकर इतना साफ हो गया है कि अगले सीडीएस के रूप में नरवणे जी की नियुक्ति हो सकती है।
जहां तक जो है समझिए कि थल सेना नरवणे जी के सीडीएस बनने के बाद थल सेनाध्यक्ष का भी पद खाली होगा। उसमें दो नामों की चर्चा अभी ज्यादा चल रही है, लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती का नाम और लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी का नाम जो है आगे चल रहा है। लेकिन इनके साथ भी ये है कि ये लोग भी जनवरी में समझिए कि रिटायरमेंट इनका होगा। जिस तरह से नरवणे जी को अप्रैल में रिटायरमेंट होना है, उसी तरह से जोशी साहब को और मोहंती साहब को भी जनवरी में रिटायरमेंट होना है। अब इसमें ये है कि दोनों आदमी में से एक आदमी को थल सेनाध्यक्ष बनना है। नरवणे जी अगर सीडीएस बनते हैं तो उनको अप्रैल में रिटायरमेंट होगा, उसके बाद एक नए सीडीएस की फिर जरूरत होगी। तो इसी को लेकर थोड़ा सा माथापच्ची है। और अभी जो हालात है उसमें साफ साफ ये हो गया है कि वरिष्ठता और अनुभव के आधार पर समझिए कि ये नरवणे जी सबसे आगे चल रहे हैं और उनका सीडीएस बनना लगभग तय माना जा रहा है। तो ये जो चीजें अभी जो डिफेंस के हवाले से जो खबरें मिल रही मीडिया के जरिए, उसमें मूल रूप से यही बातें सामने आ रही है और जल्दी से जल्दी इस पर नियुक्ति हो जाए। जी सीडीएस की नियुक्ति बहुत जरूरी है। जिस तरह से हालात समझिए सीमाई इलाकों में बन रहे हैं या बने हुए हैं, उस पर सीडीएस का जल्दी नियुक्ति बहुत जरूरी दिख रहा है। जी अखिलेश अखिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जनरल नरवणे का नाम अधिकतम जो यहाँ पे संभावना जताई जा रही है कि वो फाइनल एक तौर पे लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से हमारे पॉलिटिकल एडिटर ने कहा कि उनका नाम सबसे आगे है, लेकिन सरकार के सामने चिंता ये भी है कि सीडीएस के साथ साथ थल सेना अध्यक्ष का भी चुनाव करना है। अब आपको बताएंगे तीसरी बड़ी खबर विस्तार से। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज एक दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंचेंगे। राहुल कांग्रेस की ओर से चलाए जा रहे जन जागरण अभियान के तहत जगदीशपुर स्थित रामलीला मैदान से हरिमऊ तक 5 किलोमीटर की पद यात्रा करेंगे। इस दौरान कांग्रेस महासचिव और प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा भी उनके साथ रहेंगी। बता दें कि जिस अमेठी ने राहुल गांधी को 1.5 दशक तक चुनकर लोकसभा भेजा मई 2019 में, वहीं से हार के बाद उनका मोह भंग हो गया। लंबे अरसे तक उन्हें हार का दर्द था। यही कारण रहा कि हार के 2 माह बाद वो अमेठी के वोटर्स को शुक्रिया अदा करने पहुंचे और फिर 29 महीनों तक उन्होंने अमेठी को मुड़कर नहीं देखा। अब जब यूपी चुनाव आने वाले हैं तो उन्हें अमेठी में अपना घर याद आया है। हालांकि अमेठी के लोग राहुल की इस बेरुखी को नजरअंदाज करेंगे या नहीं, ये काफी दिलचस्प होगा। आपको बता दें कि 29 महीने के बाद राहुल गांधी अमेठी के दौरे पर हैं। स्मृति ईरानी से हारने के बाद 2 महीने के बाद वो अमेठी गए थे और वहां के वोटर्स का शुक्रिया अदा किया था। और उसके 29 महीने के बाद आज अब वो राहुल गांधी अमेठी का दौरा करेंगे। उनके साथ प्रियंका गांधी वाड्रा भी रहेंगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे लखनऊ से संवाददाता पवन कुमार से। पवन, 29 महीने के बाद राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र जाएंगे, जहां पर वो कई सालों तक वहां से सांसद चुने गए थे, लेकिन 2019 में वो हार गए थे और फिर वो वायनाड चले गए। तो उसको लेकर तमाम तरह के राजनीतिक बयान आए हैं, लेकिन 29 महीने के बाद अब वो वापस अमेठी आ रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं। इसके क्या मायने निकाले जाए, क्या उद्देश्य इस पदयात्रा का? जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस नेता जो राहुल गांधी आज अमेठी दौरे पे हैं, जिसमें पार्टी के जो राष्ट्रव्यापी अभियान वो चला रहे हैं अपने, जिसमें जन जागरण अभियान के तहत कांग्रेस जो नेता अमेठी में भाजपा भगाओ महंगाई हटाओ पद यात्रा में भाग लेंगे। साथ ही कांग्रेस के जो केंद्र द्वारा अर्थव्यवस्था के जो कुप्रबंधन है उजागर करने के लिए 14 नवंबर को एक देशव्यापी आंदोलन कार्यक्रम का जन जागरण की शुरुआत की थी, जिसमें वो वायनाड के जो सांसद हैं अमेठी में स्थानीय कांग्रेस नेता के साथ जगदीशपुर के हरिमऊ का जो पदयात्रा शामिल होने के लिए जा रहे हैं, जिसमें जो कांग्रेस नेता हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों लोग साथ में इस रैली में भाग लेंगे। साथ ही जो 15 साल का जो नेहरू गांधी परिवार रहा है, जो अमेठी का गढ़ माना जा रहा है, साथ ही 2019 में जो 2 निर्वाचन क्षेत्रों में लड़े अमेठी में और स्मृति ईरानी से जो हारे थे राहुल गांधी, जिसको लेकर तमाम प्रकार की बातें भी चल रही थी। और राहुल गांधी के पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा हैं, वो कल अमेठी दौरे पर भी रहेंगे। साथ ही जो कांग्रेस नेता का दौरा अगले साल शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले हो रहा था। 2017 में चुनाव जो बीजेपी ने 312 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी और जो 403 संसदीय जो सदस्यीय विधानसभा के चुनाव 39.67% वोट शेयर किए थे और समाजवादी पार्टी को 47 सीटें मिली थी। बसपा ने 19 सीटें जीती थी, तब कांग्रेस केवल 7 सीटों पर जीत हासिल की थी। तो तमाम प्रकार की जो 2022 की चुनावी रणनीति है उसको लेके दमखम भर रही है कांग्रेस पार्टी।
जी जी पवन, 2022 को तो लेके दमखम भर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो अभी ये पदयात्रा कर रहे हैं अमेठी से, क्या 2024 में निशाने पर है कि भले अभी विधानसभा में जो कुछ भी स्थिति हो कांग्रेस की, लेकिन इसका फायदा 2024 के चुनाव में उनको मिले? जी बिल्कुल, देखिए 2022 का जो इनको मोटो है कि 2022 में हमारी जो सरकार उत्तर प्रदेश में आएगी कांग्रेस की, तो वो कहीं ना कहीं इनका जो पूरी प्रकार से जो दमखम झोंक रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, तो वो कहीं ना कहीं इनका जो मेन मोटो है केंद्र का जाना है। 2024 के चुनाव में इनकी जो सफलता है उसको लेके भी प्रियंका गांधी लगातार, और इनके जो वरिष्ठ नेता है राहुल गांधी और भी तमाम उत्तर प्रदेश के जो नेता हैं वो रैलियां, ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, और भी तमाम प्रकार की इनकी जो रणनीतियां है उसको लेकर 2024 के चुनाव पे भी इनकी पक्की नजर बनी हुई है। साथ ही और भी तमाम प्रकार की जो 2022 की जो रणनीतियां है, भले इनकी सीटें जो हैं वो न बढ़े, लेकिन इनका जो वोट बैंक है कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार जो प्रयास कर रही, जो लोगों के बीच जाके इतना प्रयास कर रहे हैं, सघन प्रयास कर रही, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भी 2022 में फायदा जरूर मिलेगा। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जो एक उद्देश्य है जिसके लेके मेहनत कर रहे हैं, 2022 के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो 2024 में लोकसभा का चुनाव है उसके ऊपर भी नजर है कि अगर कुछ ज्यादा फायदा नहीं होता है 2022 के चुनाव में, लेकिन जो मेहनत अभी है उसका जो रंग है कहीं ना कहीं 2024 में कांग्रेस को जरूर मिले, इसको लेकर भी एक उद्देश्य इस तरह के पदयात्रा राहुल गांधी निकाल रहे हैं इसके पीछे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो चौथी बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव पर बड़ा निर्णय लिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने ओबीसी के लिए रिजर्व जिला पंचायत सदस्य, जनपद सरपंच व पंच के पदों के निर्वाचन की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। यह निर्णय शुक्रवार देर शाम लिया गया। इससे पहले पंचायत विभाग ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद के आरक्षण पद के लिए आज होने वाली आरक्षण प्रक्रिया को भी स्थगित कर दिया है। बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पंचायतों के निर्वाचन वर्ष 2021-22 के लिए जारी कार्यक्रम के तहत ओबीसी के लिए आरक्षित पंच, सरपंच, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत सदस्य के पदों की निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित कर दी है। इस संबंध में कार्रवाई के लिए सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने यह फैसला लिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता विवेक राणा से। विवेक, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य निर्वाचन आयोग को यह फैसला लेना पड़ा कि जो भी ओबीसी की आरक्षित सीटें थी उसको अब सामान्य में कन्वर्ट करना है, तो क्या जो अगली सुनवाई होगी, अगली सुनवाई के बाद कुछ स्थिति बदल सकती है? बिल्कुल, भागीरथ, बात की जाए मध्य प्रदेश की तो पंचायत चुनाव को लेकर लगातार घमासान मचा हुआ, और बात की जाए जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया राज्य निर्वाचन आयोग को फैसला लेने के लिए पूरे चुनाव का, तो उसके बाद की बात की जाए तो उसके बाद जो ओबीसी वर्ग के लिए जो रिजर्व सीटों पर जो चुनाव जो प्रक्रिया जो होनी थी वो अब कहीं ना कहीं रोक दी गई, क्योंकि बात की जाए जिला पंचायत अध्यक्ष पद का आरक्षण भी स्थगित कर दिया गया। साथ ही बात की जाए निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश के सभी जिले के जो कलेक्टर हैं उनको आदेश जारी किए, मगर बात की जाए सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट में जिस प्रकार से जो याचिका लगाई गई थी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है विवेक तनखा उनके द्वारा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि निर्वाचन आयोग खुद स्वयं निर्णय ले सकता है। यदि संविधान के खिलाफ यदि यह चुनाव हो रहा है तो चुनाव आयोग इस पर जल्द से जल्द निर्णय ले। यानी देखने वाली बात है कि लगातार कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से कह रही है कि वो चुनाव सुप्रीम कोर्ट या बात की जाए हाई कोर्ट के शरण में नहीं जाएगी, मगर कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता विवेक तनखा वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाए थे, वो याचिका के बाद जो निर्णय आया। अब देखने वाली बात है कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से जो आरक्षण है और जो परिसीमन है और जो बात की जाए पंचायत चुनाव की उस पर किस प्रकार से निर्णय लेती है, मगर बात की जाए कल शाम को जिस प्रकार से राज्य निर्वाचन आयोग ने ओबीसी आरक्षण पर जो रिजर्व सीटों की चुनावी प्रक्रिया है वो क्या रोक दी है। जी विवेक, लेकिन हालांकि कांग्रेस जिस तरह से ये कोशिश कर रही थी कि जो 2019 का परिसीमन हुआ उसके आधार पर ये पंचायत चुनाव हो, लेकिन बीजेपी 2014 के परिसीमन के साथ वो पंचायत चुनाव में जाना चाहती थी। लेकिन बस संक्षेप में बताइएगा, लेकिन जो अभी कोर्ट का फैसला आया इससे तो दोनों पार्टियों की समस्या है, क्योंकि दोनों पार्टियों के पास ओबीसी कैंडिडेट है। बिल्कुल,
भागीरथ बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, तो जब कांग्रेस पार्टी की 15 महीने की जब सरकार की जब कांग्रेस के द्वारा परिसीमन कराया गया था, उसके बाद बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2021 में जो परिसीमन था उसी परिसीमन पर ही चुनाव कराने के लिए बिल्कुल, तो दोनों पार्टी अपने अपने कंडीशंस के हिसाब से, अपने अपने शर्तों के हिसाब से पंचायत चुनाव में जाना चाहती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी ओबीसी आरक्षण को ही होल्ड कर दिया है और कहा है कि जितने भी ओबीसी आरक्षित सीटें हैं उसको सामान्य सीटों पर कन्वर्ट करे और उसी के हिसाब से चुनाव करवाया। विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ चार बड़ी खबरों में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।